Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स टू एडवांस पार्ट 6। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस फ्लो में जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, तो ज़रूर से चेक कीजिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वहां से डायरेक्ट आप उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं उसी पार्ट 5 का कंटिन्यू। यहाँ पे मैं कंसेप्ट करूँगी बाकी के बचे हुए। तो चलिए यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो भी लूपिंग का था, जो ये वाला था, बहुत ही ज़्यादा एडवांस में मैंने बताया था। अगर आपको ये प्रॉब्लम तब भी आता है तो आप पार्ट 5 फिर से देख लेना। अभी हम इसके बाद वाले कंसेप्ट यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा असिंक और अवेट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल में बहुत ही इजी तरीके से बताऊं, क्योंकि बहुत लोगों को ना ये वाला प्रॉब्लम होता है कि यार ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा ये होगा, कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम देखो, ये तो सिंपल एक S2 प्रिंट करा हुआ है। ओके, पी टैग के अंदर हम आईडी से उसको एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि पी टैग के अंदर वो आईडी से हम उस वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं जो भी हो। ओके, स्क्रिप्ट टैग की बात करती हूँ। देखो, फंक्शन है हमारे पास माई डिस्प्ले नेम से। ओके, उसके अंदर एक आर्गुमेंट है जो है सम बोल के। ओके, देन हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML में जो भी सम के अंदर वैल्यू पास करेंगे वो हमें यहाँ पे पी टैग में डिस्प्ले होगा। जैसे कि हेलो अभी डिस्प्ले हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो असिंक फंक्शन, तो क्या कर रहा है, असिंक फंक्शन में कॉल कर रहे हैं माई फंक्शन। एक और फंक्शन क्रिएट किया है, वहाँ पे माई फंक्शन है। ओके, उसका नेम हम रिटर्न में हमने क्या किया, हेलो एक स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे देखो नीचे हम माई फंक्शन क्रिएट कर रहा था, फंक्शन बोला था, वो नीचे फंक्शन क्रिएट किया है। ओके, माई फंक्शन, तो डॉट हम देन कर रहे हैं। देन उसके अंदर फंक्शन है दो। ओके, एक वैल्यू मिलेगा, एक एरर मिलेगा। ओके, जैसे वैल्यू मीन्स हमारे पास क्या मिलेगा, हेलो एक स्ट्रिंग मिलेगी, और एरर मीन्स अगर कुछ एरर आता है तो एरर दिख जाएगा, जैसे कि 402 या तो फिर कुछ भी, अगर कुछ पास नहीं करे होंगे तो क्या करेगा, उसको अगर वैल्यू मिला तो क्या करेगा, माई डिस्प्ले बोल के जो फंक्शन है हमारा ऊपर, उसको प्रिंट करेगा। अगर एरर मिलता है तब भी वो प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं कि प्रिंट नहीं करेगा। हमने क्या किया, वैल्यू मिला तो वैल्यू प्रिंट करो, एरर मिलता है तो एरर प्रिंट करो। ये होता है असिंक फंक्शन, यानी कि एक सिंपल फंक्शन है हमारे पास जिसको हम हमारे तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। यानी कि देखो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन चल जाए उसको हम अपने तरीके से एक्सेस कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे मेरे को विदाउट एरर आता है कुछ भी तो मुझे ये प्रिंट होना चाहिए, अगर मुझे कुछ एरर आता है तो मुझे ये प्रिंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं माई डिस्प्ले लेयर जो है, एरर जो है ब्रैकेट में, उसको चेंज करके एज अ स्ट्रिंग दे दूँ कि यार यहाँ पे एक एरर है, तो एरर वो दिखाएगा, एज अ स्ट्रिंग दिखाएगा। अगर तुम वैल्यू दोगे तो वैल्यू दिखाई देगा। यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन है अपने पास, उसको अपने हिसाब से बता रहे कि अगर मुझे ये एरर आता है तो इसके हिसाब से मुझे ये डिस्प्ले कर, ये मतलब ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर, ये एरर आता है तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर। इस तरीके से यूज़ होता है असिंक और अवेट फंक्शंस। ओके, तो हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे देखो अभी मुझे वैल्यू मिल रहा है एज अ स्ट्रिंग हेलो, तो वो हेलो प्रिंट कर रहा है। ओके, उसको अगर मैं निकाल दूँ, जैसे समझो अभी मेरे पास कोई भी वैल्यू मैं पास ही नहीं कर रही हूँ, तो मुझे क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। यानी कि वो फंक्शन तो चल चुका है, माई डिस्प्ले जो फंक्शन है वो चल चुका है, लेकिन वहाँ पे ना उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, इसी वजह से उसने अनडिफाइन दे दिया। अभी मैं क्या करती हूँ, रिटर्न में ना एक सिंपल मतलब कुछ भी ना लिखते हुए एम्प्टी स्ट्रिंग दे देती हूँ। ओके, मतलब कुछ भी नहीं दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग दिया, तो उसने क्या किया, वो तब भी फंक्शन चला। ओके, तब भी फंक्शन चला, और एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि कुछ डिस्प्ले नहीं होने वाला, कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न में मैंने हाई प्रिंट किया, देख रहे हो, हाई सिर्फ। तो अभी देखो क्या आया, यहाँ पे एरर आया, रेफरेंस एरर हाई इज़ नॉट डिफाइंड। यानी कि हम एक कीवर्ड दे रहे हैं, यानी कि एक वेरिएबल को पास कर रहे हैं और जिसको हमने कहीं पर भी डिफाइन ही नहीं किया, तो फिर एरर आया ना। तो यही एरर हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपने हिसाब से। अगर मैं इसको एज अ स्ट्रिंग पास करती हूँ तो मुझे हाई दिख रहा है, देखो, मतलब हाई दिखेगा मुझे, क्योंकि वो एज अ हम डायरेक्ट उसको एक वैल्यू पास कर रहे हैं। लेकिन हाई अगर मैं एक वेरिएबल सेंड करूँगी जिसको मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो एरर देगा, जैसे कि मेरा वो एरर मुझे डिस्प्ले हो गया था। तो समझे, सिंपल में बताओ तो अपने हिसाब से हम एरर को डिस्प्ले करेंगे इसका यूज़ करके। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कुछ
एक और आपको मतलब यहाँ से एग्जांपल बता रही हूँ। ओके, जेएसके एसिंक वेट फंक्शन W3 स्कूल पर भी आपको बाहर देखो, W3 स्कूल पर तो सब चीज़ें मिलती है। अगर आपको जाके पर्टिकुलर ऐसा मतलब मैं यहाँ पे W3 स्कूल ही बता रही हूँ यार, ऐसा मत सोचो। ओके, मैं यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आपको वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पता है कि वहाँ की एग्जांपल लूँगी और वहाँ पे ही समझाऊँगी, आप खुद भी पढ़ सकते हो। ऐसा आ जाता है दिमाग में, आपने भी मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं खुद पढ़ लूँ ना, क्यों वीडियो देखो। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप पढ़ोगे, 10 मिनट का काम यहाँ पे 5 मिनट में मैं समझा दूंगी ना, और ऊपर से पता है क्या, मैं इतना ईजी वे में समझाऊंगी ना कि आपके दिमाग में वो फिट ही हो जाए कि एक्चुअल में वो कंसेप्ट क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो बस ना इसको स्किप मत करना ये देख के कि W3 स्कूल का ही बता रही है। उससे बेटर है देख लो वीडियो, देन डिसाइड करो कि हाँ बाबा परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिससे मुझे समझ में आया तो कंटिन्यू करो फिर। ओके, तो यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ इसको। तो यहाँ एग्जांपल देखो, जहाँ पे हमने पहले क्या किया, एक फंक्शन सिंपल सा क्रिएट किया। असिंक फंक्शन माय फंक्शन कॉल कर रहा है, जिसके अंदर हम रिटर्न में हेलो एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ओके, वही एग्जांपल है यहाँ पे, बस एक्सप्लेन में कर रही हूँ। ओके, इज द सेम एज, अगर देखो हम सिंपल असिंक फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन दोनों भी सेम ही है। देखो सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, असिंक फंक्शन, असिंक एक कीवर्ड है सिर्फ, और यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन माय फंक्शन है। ओके, यानी कि असिंक फंक्शन कॉल करने का तरीका है कि असिंक तुमको फंक्शन से पहले लिखना है। ओके, और रिटर्न यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करें, यहाँ ऐसे भी आप रिटर्न कर सकते हो, लाइक रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व हेलो। अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो वो स्ट्रिंग उसको पास होने चाहिए, नहीं हो गए तो वो एरर दे। सो नीचे देखो, हियर इज हाउ टू यूज़ द प्रॉमिस। ओके, तो यहाँ पे उसका एग्जांपल है। देखो प्रॉमिस एक्चुअल में कैसे वर्क होता है, माय फंक्शन डॉट देन, यानी कि ये एक हमने प्रॉमिस दे रहे, जैसे मैंने बोला था वहाँ पे एक देन फंक्शन क्रिएट करा है, समझो कि इसको एज हम बोलेंगे प्रॉमिस। ओके, तो क्या करेगा, पहले फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन के अंदर देखो दो फंक्शन तुमको कॉल करना है। ओके, जिसके अंदर आपको एक तो वैल्यू मिलेगा, एक एरर मिलेगा, और वैल्यू के हिसाब से आप अपने कोड को डिस्प्ले कर देना। अगर एरर मिलता है तो एरर को डिस्प्ले कर दो, या तो फिर उधर एक अलग स्ट्रिंग पास कर दो। ओके, तो अपने हिसाब से वो काम करेगा। जैसे मैंने बोला था, आप अपने हिसाब से एरर को मेंटेन कर सकते हो, यानी कि डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, तो वही एग्जांपल यहाँ पर है। देखो असिंक माय फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन को छोड़ दिया, छोड़ो, असिंक फंक्शन माय फंक्शन, देन उसके अंदर हमने रिटर्न हेलो कर दिया, एक हमारे पास स्ट्रिंग उसके पास जा रही है। ओके, और हमने एक प्रॉमिस क्रिएट करा कि उसके अंदर क्या है, माय फंक्शन कॉल हो जाएगा। देन फंक्शन, उसके अंदर दो फंक्शंस होंगे, एक वैल्यू एक एरर। अगर उसको वैल्यू मिलती है तो वो माय फंक्शन को कॉल करेगा और रिटर्न में जो लिखा है वो डिस्प्ले करेगा। अगर वो मतलब समझो रिटर्न में कुछ एरर है, हम जो पास कर रहे स्ट्रिंग उसको मिला नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क कनेक्शन या तो फिर ऐसे कारण उसको मिला नहीं। ओके, तो फंक्शन वो देखेगा, उसको एक एरर मिलेगा कि कुछ मिला ही नहीं तुम्हारी तरफ से, देन वो डिस्प्ले करेगा तुमको एक एरर, जैसे कि कुछ मिला नहीं तो 404 का एरर आता है। ओके, तो यही था जावास्क्रिप्ट असिंक और अवेट फंक्शन। अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार मुझे समझा ही नहीं, फिर से मेरा ना थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप देख लेना ज़रूर, मतलब वर्ड टू वर्ड पे ये करो यार, मेरे जो बोलती हूँ ना उस पर ध्यान दो, तब आपको ना प्रॉपर समझेगा कि एक्चुअल में मैंने क्या बोला और क्या समझाने की कोशिश करी। ओके, तो यहाँ पे देखो एक और है, लाइक और सिंपल, अगर आप चाहते हो कि आपको एरर ना मिले, सिर्फ एक आपने जो फंक्शन चलाया उसका ही रिस्पॉन्स आपको चाहिए, तो आप ऐसा लिख दो। यहाँ पे देखो वही है ना, असिंक फंक्शन माय फंक्शन कॉल किया, रिटर्न में हमने हेलो पास कर रहे एक स्ट्रिंग, यहाँ पे माय फंक्शन का प्रॉमिस वो हिट होगा, देन डायरेक्ट वो फंक्शन को वैल्यू ऐसे भी अपने को मिलने वाला, वैल्यू मिला तो माय फंक्शन कॉल होके वो प्रिंट करेगा। अगर कुछ एरर आता है तो कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने एरर के लिए कोई फंक्शन कॉल ही नहीं किया। माय फंक्शन में हमने बहुत सिंपल रखा है। ओके, ये वाला सिंपल वाला है जिसके अंदर हम एरर का कुछ संबंध ही नहीं है, ऐसा समझो। ओके, ये ज़रूर पढ़ना। ओके, अवेट और असिंक, द अवेट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज इनसाइड एज असिंक फंक्शन। ओके, अवेट तभी यूज होता है असिंक के फंक्शन के अंदर ही। द अवेट कीवर्ड मेक द फंक्शन पॉज द एग्जीक्यूशन एंड अवेट फॉर द रिजॉल्व्ड प्रॉमिस बिफोर इट कंटिन्यू।
तो इसका मीनिंग देखो कितना सिंपल है। ओके, अवेट कीवर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब अपने को कोई एग्जीक्यूशन, देखो जैसे अपने पास एक फंक्शन है जिसको हमें पॉज करना है, पहले एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले हमने उसको पॉज किया कि यार पहले चेक करो कि जो मैं पास करूँ पैरामीटर या तो एज अ स्ट्रिंग कुछ वैल्यू पास करूँ एक्यूरेट है क्या नहीं। जैसे कि समझो अभी मुझे एक स्ट्रिंग हेलो पास करना था ना, तो वो देखेगा कि सच्ची में इसको कोई वैल्यू मिली है क्या नहीं। उसने यानी कि पहले पॉज किया, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं किया और डायरेक्ट तुमको ना कुछ कोड ऐसा मतलब क्या बोलते हैं वेबसाइट पर कुछ दिखाया नहीं, उसने पॉज किया उस फंक्शन को एंड देन वो चेक कर रहा है प्रॉमिस। ओके, नीचे वो प्रॉमिस चेक कर रहा है कि क्या इसको सच्ची में वो वैल्यू मिला है। अगर वैल्यू मिला है तो वो प्रिंट करने के लिए वो फिर से उसी फंक्शन को कॉल करेगा। अगर उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है ना, तो तुम्हारे हिसाब से तुमको जैसे मतलब तुमने कैसे एरर हैंडलिंग रहता है ना, जैसे एरर को आप जिस हिसाब से डिस्प्ले करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हो क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट में जैसे लाइव पर जो भी ई कॉमर्स के वेबसाइट रहते हैं ना, इसमें बहुत यूज़ होता है। देखो वहाँ पे अगर समझो आपका नेट एकदम से चला जाता है, हाँ ओके, जैसे आप एक वेबसाइट है फेसबुक नहीं सॉरी क्या है वो अमेज़ॉन वगैरह, एकदम से हमारा नेट ख़त्म होता है, कुछ तो ऐसा मतलब होता है, तो वहाँ पे अपने को कैसा 404 का एरर आता है या तो फिर नेटवर्क प्लीज़ कनेक्ट योर नेटवर्क ऐसे वाले मैसेज कुछ प्रिंट होते हैं। तो इसी वजह से रहते हैं। देखो एक उस हिसाब से उन्होंने क्या किया है, अगर उसको कोई डेटा नहीं मिल रहा तो 404 का ये दे दो, 403 का ये दे दो। और अगर तुमको समझ में नहीं आता कि 404 क्या है, एक सिंपल यूज़र को समझ में नहीं आता, तो एज अ स्ट्रिंग पास कर देते हो कि प्लीज़ चेक योर कनेक्शन वाला कुछ भी, समझे। वो इस तरीके से ये वाला यूज़ होता है। यानी कि सिंपल में बताऊँ तो हम एरर को डिस्प्ले कर रहे हैं अपने हिसाब से। ये एग्जांपल देखो, लेट वैल्यू इक्वल्स टू अवेट प्रॉमिस। अवेट क्या कर रहा, वेट करता है, पॉज करता है। प्रॉमिस क्या करता है, चेक करता है। तो वैल्यू क्या कर रहा है, लेट हमारे पास एक कीवर्ड है, उसके अंदर वो चेक कर रहा है कि वेट तुझे अगर कोई कीवर्ड या स्ट्रिंग मिलता है तो तू डिस्प्ले कर, प्रॉमिस से चेक कर रहा है, अगर नहीं मिलता है एरर दे। बस यही था ये। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। इंटरव्यू में मैंने बहुत बार देखा है कि व्हाट इज़ कॉल बैक जावास्क्रिप्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन ही रहता है। तो कंसेप्ट समझ लो, इसके हिसाब से आंसर खुद बना लो। ओके, कभी भी ना ये हाईलाइट किया हुआ कुछ भी रहता है ना, पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, कभी भी याद रखो। कॉल बैक का डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड में देखो, आई विल कॉल बैक लेटर, बस यही था कॉल बैक फंक्शन। अगर हिंदी में बोलूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करता। A callback is a function passed as an argument to another function. The technique allow a function to call another function. A callback function can run after another function has finished. मीनिंग समझो बताती हूँ। देखो हमारे पास दो फंक्शंस है, समझो फंक्शन 1 फंक्शन 2। अगर हमें उन दोनों को कॉल करना है, कुछ तो रिटर्न में हम पास कर रहे हैं। समझो फर्स्ट फंक्शन जो है उसके अंदर हम पास कर रहे हैं रिटर्न स्ट्रिंग हाय श्रुति, सेकंड में हम पास कर रहे हैं रिटर्न स्ट्रिंग हाय प्रीति। तो कॉल हम किस हिसाब से करेंगे वो कॉल बैक हो जाएगा, यानी कि वो कॉल पहले हो जाएगा। जैसे समझो फंक्शन 2 हमने क्रिएट किया, फंक्शन 2 हमने क्रिएट किया एंड हम नीचे है ना उसको कॉल कैसे कर रहे हैं, माय फर्स्ट फंक्शन को कॉल करूँगी तो फर्स्ट फंक्शन प्रिंट हो जाएगा हाय श्रुति, एंड सेकेंड फंक्शन कॉल करूँगी तो प्रिंट क्या होगा, हाय प्रीति प्रिंट होगा। यानी कि वो लास्ट वाला जो भी आप उसको कॉल करोगे ना, यानी कि फर्स्ट नहीं वो कंसिडर करेगा, लास्ट में जो आप फंक्शन डालोगे ना वो कंसिडर करके वो डिस्प्ले करेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसका, ओके, जल्दी समझ में आ जाएगा इससे। तो ये देखो हमारे पास दो फंक्शंस है, माय फर्स्ट माय सेकेंड। उसके अंदर समझो कि ये जो हेलो और गुड बाय है ना, वो हमारे पास रिटर्न हमें एज अ स्ट्रिंग कर रहे हैं। ओके, और नीचे देखो हमने कॉल किया है फंक्शंस को, जो है पहला माय फर्स्ट माय सेकेंड। तो वो क्या करेगा पता है क्या, वो सबसे पहले तो उसको कॉल करेगा माय फर्स्ट को, और सेकेंड उसी के साथ वो सेकेंड को भी जल्दी से कॉल करेगा। तो आपको प्रिंट क्या होगा, गुड बाय। यहाँ पर रन करके मैं बताती हूँ। ओके, तो पहले तो ये
गुड बाय आपको समझा होगा नहीं पता नहीं, यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, हमारे पास एक माई डिस्प्ले बोल के एक फंक्शन है सिंपल वाला, जिसके अंदर हम कुछ भी पास कर रहे पैरामीटर जो एक्सेस करेगा नीचे के फंक्शंस, और इसी के हिसाब से हम उसको कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को, एंड देन वो हमें अगर उसको वैल्यू मिलती है तो वो उस वहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये देखो हमारे पास माई फंक्शन बोल के सॉरी माई फर्स्ट बोल के एक फंक्शन है और माई सेकेंड बोल के एक फंक्शन है, जिसके अंदर हम हेलो और गुड बाय ऐसे दो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो वो क्या, हम दोनों को भी कॉल कर दिया, माई फर्स्ट और माई सेकेंड। तो वो क्या करेगा, माई फर्स्ट को करेगा एंड माई सेकेंड को भी करेगा। तो इसी हिसाब से क्या होगा, वो डिस्प्ले ना हम तो पी के अंदर एक ही डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो सेकेंड वाला जो एंड में आप फंक्शन कॉल करते हैं ना, वही फंक्शन हमें वो लास्ट में बताएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर एग्जीक्यूट इन द सीक्वेंस दे आर कॉल्ड। समझा, मतलब जैसे तुम फंक्शन को सीक्वेंस वाइज लिखोगे, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट कॉल हो जा सेकंड कॉल हो जा, फर्स्ट कॉल हुआ वो, ऐसा नहीं कि कॉल नहीं हुआ, और सेकंड भी कॉल हुआ, तो उसको पी टैग में जो वैल्यू सेकंड मिली ना एंड में, तो वही एंड वाला ही वैल्यू उसने दिखा दिया। समझे, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट को पहले लिख सॉरी सेकंड को पहले लिख दूँ और फर्स्ट को बाद में लिखूँ, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, हेलो। उसका भी एग्जांपल देती हूँ। ओके, तो ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या हुआ, हेलो। तो यहाँ पे देखो ना, मैंने सबसे पहले माई सेकेंड फंक्शन को कॉल किया एंड देन माई फर्स्ट को कॉल किया, तो बाद में जो है एंड में, तो वही मुझे प्रिंट हुआ जैसे कि हेलो। तो आपको ना ये याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन अपने सीक्वेंस वाइज ही कॉल होंगे। ओके, जो लास्ट में रहेगा वो सबसे पहले आपको डिस्प्ले होगा, जो ऊपर के रहेगा वो चेंज होते जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, जैसे कि समझो बड़ा एक प्रोजेक्ट है आपके पास। ओके, जैसे समझो अभी मेरे पास उसकी वैल्यू, समझो मेरे पास एक पेमेंट का कुछ है। ओके, जिसके अंदर अभी पेमेंट की वैल्यू मेरे पास 10 रुपये है, वो बाद में जाके जीएसटी ऐड हो रहा है किसी और फंक्शन में, तो उसके बाद उसके जीएसटी प्लस होके उसकी एक वैल्यू बढ़ गई, उसका हो गया कुछ समझो 10 का एक 15 रुपये, उसके बाद कुछ और शिपिंग चार्जेस वगैरह लग गए, और फिर एक और 5 रुपये बढ़ गए, तो नीचे वो फंक्शन कॉल हुआ एंड देन उसकी वैल्यू अभी कितनी हो गई, 20 रुपये। और मुझे जो लास्ट वाली वैल्यू वही डिस्प्ले करनी है ना ये यूज़र को, कि तुम्हारा जीएसटी प्लस शिपिंग मिला के तुमको जो वैल्यू आ चुकी वो है तुम्हारी अभी 20 रुपये, अभी बाय कर सकते हो। तो ये वाला वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ओके, याद रखना जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शन आप जैसे सीक्वेंस वाइज उसको कॉल करोगे, इस हिसाब से वो कॉल हो जाएगा। ओके, अ कॉल बैक फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। यूजिंग अ कॉल बैक यू could call the calculator function myCalculator with a callback and let the calculator function run the callback after the calculation is finished। यहाँ पे एक एग्जांपल समझते इसका। तो ये देखो हमारे पास एक फंक्शन है माई डिस्प्ले, यार उस चीज़ को छोड़ो, एज अ उसको समझो कि हमारे पास वो सिर्फ एक वैल्यू पास करा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, यानी कि एक स्ट्रिंग पास करा, जो भी आप स्ट्रिंग दोगे वो वाला छोड़ो। ये देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जो है माई कैलकुलेटर, जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स है, एक है num1 num2, हम इन दोनों की बात करते हैं। हमारे पास एक और कीवर्ड है सम बोल के। ओके, हमने वहीं पे उस फंक्शन में कॉल किया, यानी कि वो लेट सम, यानी कि उसी फंक्शन में कॉल होगा। वो सम की वैल्यू हम किसी और जगह पे अगर कॉल करेंगे तो एरर दे सकते हैं। तो देखो सम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, num1 num2 प्लस करके उसके अंदर हम उसकी डेटा जो भी रहेगा उसको हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि 1 + 1 2 जो वैल्यू आता है वो सम के अंदर अभी है। एंड देन हमारे पास माई कॉल बैक बोल के एक फंक्शन है। ओके, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं सम की वैल्यू, यानी कि एक आर्ग्यूमेंट देना है माई कॉल बैक। हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है जिसको हम एक आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं सम बोल के। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मैंने तो ये बोला ही नहीं कि पैरेंथेसिस में जो num1 num2 के साथ माई कॉल बैक फंक्शन है वो क्या है, समझो वो एक कीवर्ड है, या तो फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू हम पास कर रहे हैं, तो एक फंक्शन है समझो, या एक वेरिएबल है समझो, या तो फिर एक ऐसा एक आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर हम कुछ स्टोर कर रहे हैं वैल्यू। ओके, तो ये कॉल बैक फंक्शन है समझो, या फिर आप समझो कि एक कॉल बैक फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसको हमने एक क्या बोलते हैं, एक आर्ग्यूमेंट सेंड कर दिया और उसके अंदर वो रिटर्न अपने आप ट्रू कर लेगा। ओके, तो देखो अभी उस माई कॉल बैक के अंदर अभी क्या है, हमारे पास जो वैल्यू आती है हमारे पास सम की, यानी कि 1 + 1 कितना होता है 2, वो वैल्यू हम उसके अंदर स्टोर कर दिया।
एंड देन ये हो गया ख़त्म। अब आते हैं नीचे, तो माई कैलकुलेटर, हम वो फंक्शन जो है हमारे पास उसको हम कॉल कर दिया नीचे, प्लस उनके अंदर जो पैरेंथेसिस में हमने वैल्यूज़ क्या बोलते हैं आर्गूमेंट दिए है ना, उसको हमें यहाँ पास करना है। जैसे कि num1 हमारे पास नंबर है, हमने 5 सेंड किया, num2 हमारे पास नंबर है, हमने 2 सेंड फिर से 5 सेंड किया। एंड देन माई कॉल बैक जो है, यहाँ पे हमारे पास तो वैल्यू मिल रही, उसको कहाँ तो डिस्प्ले करना है ना, तो ऊपर देखो हमारे पास ऑलरेडी एक डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन है माई डिस्प्लेयर बोल के, वहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दो वो पी टैग के अंदर आपको डिस्प्ले करके देगा। तो बस मैंने क्या किया फिर, मैंने मतलब यहाँ पे क्या है फिर उसी एक फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया, तो अपने आप वो क्या करेगा, माई कैलकुलेटर 5 उसको नंबर मिला, 5 उसको नंबर मिला, उन दोनों को प्लस करेगा, और जो माई डिस्प्ले के अंदर पी टैग के अंदर हमें डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ पे हमें 10 डिस्प्ले करेगा वैल्यू उसकी। आई होप कि आपको कॉल बैक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे असिंक्रोनाइज जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इसका डेफिनेशन ये देखो, मैंने बोला था ऑलरेडी हाईलाइट कभी मिस नहीं करने का, हाईलाइट पढ़ते हैं पहले। ओके, फंक्शन रनिंग इन पैरेलल विथ अदर फंक्शंस आर कॉल्ड असिंक्रोनाइज। अ गुड एग्जांपल इन जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट। अगर आपको टाइम आउट का फंक्शन नहीं पता तो मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ, और उसी का एग्जांपल हम देख लेंगे ओके बाद में। तो देखो सेट टाइम आउट यानी कि क्या होता है, देखो अभी मैं एक एग्जांपल बताऊँ तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट देखो, हाँ, जैसे समझो वहाँ पे आप गए, सब चीज़ें करे, जो भी एक वो प्रोडक्ट पसंद है उसको हमने ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसको पे कर दिया। ओके, पे करने के बाद देखो तुमको ना एक ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे एक रिवार्ड कुछ तो मिलता है, लाइक कॉइन्स वगैरह मिलते हैं ना अमेज़ोन पर, तो हमें कुछ रिवार्ड वगैरह मिल गए, एक पॉपअप आता है अपने सामने। जैसे हमने पे किया, हमने बाय कर लिया प्रोडक्ट को, हमारे पास एक पॉपअप आता है कि यू अर्न 100 कॉइन्स विद दिस प्रोडक्ट। एंड देन उसके बाद वो 3-4-10 मिनट मतलब 3-4 या तो 10 सेकेंड के लिए आता है, एंड देन ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट होके तुम्हारे ऑर्डर वाले पेज पे जाता है। यानी कि समझे, मतलब तुमने कहीं क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो क्या करता है, या तो फिर ऐसा समझो एक और पेज आता है कि यूअर बुकिंग इज़ कन्फर्म्ड बोल के। ओके, वो कुछ मॉडल की जगह ये एक पेज आता है जो डिस्प्ले करता है कि तुमको मतलब यू अर्न दिस 100 कॉइन्स एंड यूर ऑर्डर इज़ कन्फर्म्ड, थैंक यू फॉर शिपिंग। एंड देन 2 या 3 सेकेंड के बाद वो रीडायरेक्ट होके तुम्हारे ऑर्डर के पेज पे जाता है। जो ये होता है ना, ये सेट टाइम आउट की वजह से होता है। हम उस पेज को ना उतने ही सेकेंड के लिए हम उस पेज को डिस्प्ले करते हैं, एंड देन जल्दी से रीडायरेक्ट करके दूसरा पेज लेके आते हैं। तो ये सेट टाइम आउट यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ये बहुत सिंपल वाला कोड है जो यूज़ मतलब ई कॉमर्स में ज़्यादा होता है, जैसे कि कुछ भी ऑफ़र बिफोर आता है और फिर एकदम से चला जाता है, तो वहाँ पे सेट टाइम आउट लगा दिया जाता है कि तुम जैसे ही लॉगिन करो कुछ आ जाए सामने, एंड देन उतने ही सेकंड में वो चला भी जाता है, तो तुम बाद में उसको जाके तुम अपने पेज में जाकर ऑफ़र सेक्शन में देख लेते हो। तो ये वाला सेट टाइम आउट की वजह से होता है। ओके, तो इसका मैं कोड दिखा देती हूँ। तो ये देखो, वेटिंग फॉर टाइम आउट। ओके, ये वाला एग्जाम्पल है वो। देखो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है सेट टाइम आउट। ओके, एंड देन फंक्शन के अंदर हमने उतना टाइम में यानी कि 3000 यानी कि 3 सेकेंड आप समझ लेना। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है माई फंक्शन, एंड देन वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया। ओके, तो स्ट्रिंग है हमारे पास आई लव यू। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर तुम जैसे ही रन करोगे प्रोग्राम 3 सेकेंड के बाद ये प्रिंट होगा, ना कि जल्दी से रन हुआ और एग्जीक्यूट हुआ और प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं रन करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ लिखा है देखो, वेट 3 सेकेंड, 3000 यानी कि 3000 मिली सेकेंड, उसको कन्वर्ट करके वो सेकेंड में ये कर रहा है। ओके, इसी हिसाब से आपको वहाँ पे वो वैल्यू देनी है, यानी कि 4000 लिखोगे तो 4 सेकेंड। ओके, अभी मैं फिर से रन करती हूँ। तो देखो मैंने रन कर दिया, अभी नहीं आ रहा, 3 सेकेंड के बाद ही हमें रिजल्ट आएगा। आया ये देखो। तो देखा आपने कितना मस्त है ना, इससे हम लोग ना बहुत अच्छा ऐसा मतलब बना सकते हैं यार। इतने टाइम के बाद ऐसा कुछ भी ऑफर ऐसा आ रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, कितना मस्त लगता है ना, मुझे बहुत पसंद है। वैसे ये कितना कोड कितना छोटा है ना, देखो ना, सिर्फ वो सेट टाइम आउट ही तो लगाना है और फिर
बस 1 लाइन का कोड है यार, बहुत मस्त है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। ओके, तो प्रॉमिस यानी कि मैंने ऑलरेडी बोला था, लाइक ऐसा समझो कि एरर को हैंडल कर रहे हैं अपने हिसाब से, हम उसको ये कर रहे हैं, या तो एरर या तो फिर रिस्पॉन्स। ओके, तो इसको पहले तो हाईलाइट पढ़ते हैं। आई प्रॉमिस अ रिजल्ट, यानी कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि तुमको रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ओके, प्रोड्यूसिंग कोड इज कोड दैट कैन टेक सम टाइम, कंज्यूमिंग कोड is code that must wait for the result. A promise is a JavaScript object that links producing code and consuming code. समझे आप? प्रोड्यूसिंग कोड क्या करता है, थोड़ा एग्जीक्यूट होने में टाइम लेता है। कंज्यूमिंग क्या करता है, उसको रिजल्ट देना ही है। ओके, और उन दोनों को मिला के एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसी को हम बोलेंगे प्रॉमिस। ओके, उसका उसी को हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे प्रॉमिस। ओके, तो क्या कर रहा है, टाइम ले रहा लेकिन रिजल्ट तो देगा ही देगा, ऐसा वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, इसका तो ये देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट माई प्रॉमिस बोल के एक कीवर्ड है। ओके, इक्वल्स टू न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एंड देन प्रॉमिस, हम उसको मतलब एक फंक्शन है उसके अंदर हम प्रॉमिस को कॉल कर रहे हैं। तो प्रॉमिस के अंदर हमारे पास एक फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स, उसके अंदर है माई रिजॉल्व, माई रिजेक्ट। या तो रिजॉल्व हो जाएगा जो भी रहेगा हमारा कोड, या तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट सिंपल में बताओ तो वैल्यू और एरर ऐसा समझो, या तो उसको वैल्यू मिलेगी तो ठीक है वो प्रिंट करेगा, अगर वैल्यू नहीं मिलेगी एरर मिलेगा तो एरर प्रिंट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन के अंदर उन दोनों को कॉल कर रहे हैं। या तो माई रिजॉल्व, उसको कोई वैल्यू मिलती है तो माई रिजॉल्व कॉल हो जाएगा, अगर माई रिजेक्ट होता है उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो माई रिजेक्ट कॉल हो जाएगा। ओके, तो नीचे देखो हम यहाँ पे कंज्यूमिंग कोड लिखा है। ओके, ऊपर का जो था हमारा प्रोड्यूसिंग कोड था जो टेक टाइम थोड़ा सा लेता है, और यहाँ पे जो अपने को टाइम लेने के बाद जो आता है ना रिजल्ट, वो यहाँ पे है। जैसे कि समझो उसी को हमने माई प्रॉमिस को यहाँ पे कॉल कर दिया, यानी कि वो एक फंक्शन कीवर्ड है, उसी को हमने कर दिया प्रॉमिस को कॉल, डॉट देन डाला एंड देन फंक्शन को अगर वैल्यू मिलती है तो तुम कुछ रिटर्न वहाँ पे कोड इफ सक्सेसफुल जो लिखा है ना वहाँ पे आप लिखो कि रिटर्न वर्किंग, और अगर एरर मिलता है तो रिटर्न में एरर लिख दो। एरर जो भी रहेगा, जैसे वैल्यू नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं डेटा मिलता है, 404 एरर आ जाएगा। अगर उसको कुछ वैल्यू मिलती है तो वो सक्सेसफुल वाला वो कोड आप क्या लिखो, वर्किंग स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो स्ट्रिंग वर्किंग आ जाएगा। तो इतना ही था ये वाला एग्जांपल। आई होप कि मैंने ऑलरेडी ये बताया था असिंक अवेट में, तो इसलिए आपको इसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो यहाँ देखो, रिजल्ट अगर सक्सेस आता है तो माई रिजॉल्व, अगर एरर आता तो माई रिजेक्ट। ओके, वो वाले। अभी देखो ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ओके, ये थोड़ा सा है इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बोलते हैं। तो देखो जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कैन बी पेंडिंग रहेगा, फुलफिल रहेगा, या तो रिजेक्ट रहेगा। पेंडिंग यानी कि कुछ उसको टाइम लग रहा है, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम। फुलफिल यानी कि प्रॉपर वो वर्किंग है, उसको वैल्यू भी मिल रही है। रिजेक्ट यानी कि उसको कुछ मिल नहीं रही है, इसी वजह से उसने एरर दे दिया। The promise object supports two properties, state and result, while a promise object is pending working, यानी कि पेंडिंग यानी कि अभी वर्क हो रहा है उसके ऊपर। द रिजल्ट इज अनडिफाइंड। ओके, यानी कि वो अभी तक उसको वैल्यू नहीं मिल रही है, नेटवर्क भी टूवर्ड जा रहा है अभी तक, मतलब स्लो नेटवर्क है, तो उसको अभी तक वो पेंडिंग स्टेट में और उसको अनडिफाइंड दे सकता है वो, यानी कि तुम तुम्हारा जो वैल्यू पास कर रहे हो ना उसको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा ऐसा। ओके, व्हेन अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इज फुलफिल द रिजल्ट इज अ वैल्यू। जो आप वैल्यू दोगे वही आपको दिखाएगा, यानी कि वो फुलफिल है, यानी कि वो पूरा वर्किंग वाला ये है। उसके बाद आता है व्हेन अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इज रिजेक्टेड द रिजल्ट इज एन एरर ऑब्जेक्ट। अगर तुम जो वैल्यू पास कर रहे हो, या तो फिर तुम वैल्यू नहीं पास कर रहे हो, या तो फिर कुछ तो अलग ही वैल्यू जा रही है उधर जो जानी चाहिए, तो फिर वो एरर दे देगा। ओके, वैल्यू मतलब वैल्यू नहीं जा रही है ऐसा समझो, वैल्यू जा रहे मतलब वो भी नहीं, वैल्यू नहीं जा रही, या तो फिर कुछ एरर आए, या तो फिर नेटवर्क कनेक्शन ही नहीं है, गया वो नेटवर्क, तो फिर तुमको वो एरर देगा कि तुम्हारा नेटवर्क नहीं है, तो वो बोलते हैं हम लोग रिजेक्टेड। माई प्रॉमिस स्टेट और माई प्रॉमिस रिजल्ट भी देख सकते हो। जैसे स्टेट रहेगा आपका पेंडिंग तो अनडिफाइन आएगा, अगर तुम्हारा फुलफिल रहेगा तो वैल्यू दिखेगी, रिजेक्ट रहेगा तो एरर दिखेगा। असिंक और अवेट भी हमने ऑलरेडी देखा है, तो आई होप आपको पता होगा, इसलिए इस बार इसको हम लोग स्किप करते हैं। ऑलरेडी हमने बात किया है ना, इसी वजह से। अगर आपने नहीं देखा हो फिर से जाओ यार, फिर से देखो ना वीडियो, फिर से वही बोलने में क्या है, इसीलिए बता रही, वरना फिर से वही एग्जांपल दूंगी, वही फिर तुम भी बोर हो जाओगे। इससे बेटर है ना स्किप कर देना। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के क्लासेस। ओके, तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर टेम्पलेट फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स टेम्पलेट यानी कि क्या बताऊँ क्या, एक्चुअली में अगर आप
टेम्पलेट बताओ तो सिंपल वर्ड में समझो कि एक बॉक्स, ठीक है, सिंपल एग्जांपल। तो इसके हिसाब से आप समझो कि एक एक बॉक्स ऐसा बना रहे कि क्लासेस दे रहे कि वो फंक्शन उसी एक बॉक्स के लिए हो जाए, ये फंक्शन इसी एक बॉक्स के लिए हो जाए, ऐसा समझो। इसी वजह से मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट अ क्लास। क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड होना चाहिए। ऑलवेज ऐड मेथड नेम कंस्ट्रक्टर। अगर आपको कोई भी मेथड ऐड करना है तो उसका नेम कंस्ट्रक्टर ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हो क्लास डिफाइन करने का। देखो, क्लास एक कीवर्ड है, क्लास नेम यानी कि कुछ भी लिख सकते हो, क्लास 1 2 3 4 ये तुम्हारे क्लास के नेम है। करली ब्रैकेट्स के अंदर आप अगर मेथड कॉल करना चाहते हो तो एज अ उसको कंस्ट्रक्टर बोलना है। देन वो कंस्ट्रक्टर उसके साथ पैरेंथेसिस और उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके अंदर आपका कोड रहेगा। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ कि मेथड कंस्ट्रक्टर यानी कि फंक्शन, मैं सिंपल में बता रही हूँ, इसका मतलब सच्ची में फंक्शन नहीं समझने का। ओके, एक फंक्शन कॉल कर रहे हो ऐसा समझो। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्लास कार, हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर हमने एक मेथड कॉल किया यानी कि एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया। उसके अंदर हमारे पास आर्गुमेंट है दो, एक है नेम और दूसरा है ईयर। और दिस डॉट नेम यानी कि दिस डॉट नेम हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन किए हुए दो वेरिएबल है, समझो। उसको एक्सेस करने का दिस डॉट डालना है। ओके, क्लास के बाहर अगर कोई वेरिएबल है, ओके, आपके पास, अगर उसको उस कोई भी क्लास में अगर क्या बोलते हैं एक्सेस करना है तो आपको हमेशा दिस डॉट यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर भी सेम आर्गुमेंट के नेम और ऊपर जो डिफाइन करा हुआ वेरिएबल्स के नेम सेम है, इसी वजह से आप कंफ्यूज मत होना। ओके, दिस डॉट नेम जो ऊपर से आ रहा है क्लास के बाहर वाला, और जो नेम आ रहा है ना इक्वल्स टू नेम, यानी कि जो आप पास कर रहे हो कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़, वो नेम है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि उस वेरिएबल जो भी हमारे क्लास के बाहर वेरिएबल है उसके अंदर ये वैल्यूज़ डाल रहे हो जो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर मिल रहा है। यानी कि कंस्ट्रक्टर अगर मैं कॉल करूँगी उसके अंदर अगर कोई वैल्यूज़ देंगे तो उन दोनों को मैं इन दोनों वेरिएबल में वैल्यूज़ को एक्सेस कर रही हूँ और वही मैं डिस्प्ले करूँगी। तो इसका एग्जांपल देखते हैं यार, यहाँ पे ऐसे बताने से बेटर है। देखो इसका एग्जांपल, यहाँ पे देखो, वो सब छोड़ो, गेट एलिमेंट बाय आईडी वीडी वो सब नहीं बोलने वाली। यहाँ पे देखो हमारे पास स्क्रिप्ट के अंदर एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास का नेम क्या है, कार। उसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम नेम और ईयर हम पास कर रहे हैं एज अ आर्गुमेंट। ओके, और दिस डॉट नेम दिस डॉट ईयर जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको भी इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ऐसा समझो। यानी कि नेम और ईयर जो कंस्ट्रक्टर से आ रहा है उसी को हम यहाँ पे इन दोनों में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद नीचे देखो, नीचे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और आपको पता नहीं होगा तो क्लास अगर आप क्रिएट करते हो तो उसको हम, जैसे हम फंक्शन क्रिएट करने में हम उसको कॉल करते हैं ना नीचे, वैसे हमें क्लास को कॉल करने का मतलब हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ देखो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट माई कार 1 और कॉन्स्ट माई कार 2 ऐसे दो वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद उसके अंदर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इक्वल्स टू न्यू यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एंड देन कार जो है हमारे पास फंक्शन, उसको कॉल किया और वहाँ पे देखो 2 पैरामीटर सेंड कर रहे हैं हम लोग, यानी कि 2 वैल्यू स्ट्रिंग एज अ सेंड कर रहे हैं हम लोग। जैसे नेम हमने डाला ऑडी और ईयर हमने डाला 2019। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं देखो ना, तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वो बाय आईडी से हम क्लिक कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे देखो हम यहाँ पे उस जो कॉन्स्ट कार 1 कार 2 उनमें से हम नेम को सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इनर HTML इक्वल्स टू माई कार 1 डॉट नेम, जिसके अंदर हमको वैल्यू क्या मिलने वाली है, ये क्या है, फॉर्ड वो वाला नेम मिलेगा। एंड उसके बाद हम स्पेस दे रहे हैं यानी कि कॉन्कैटिनेट करके सिंगल कोट हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। एंड देन माई कार 2 के अंदर का जो भी नेम है उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, ऑडी। तो हमें यहाँ पे देखो ना इधर रिजल्ट में हमें फॉर्ड और ऑडी हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो समझे, क्लास की वैल्यूज़ को हम एज अ ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे और ऑब्जेक्ट हम एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उस वेरिएबल के अंदर एज अ हमारे पास अभी कैसे जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट जा रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट में बताऊँ तो करली ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यू जा रही है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ना डिस्प्ले कर रहा, जैसे कि माई कार 2 अगर मैंने डिस्प्ले कर दिया था तो मुझे कैसा दिखता था पता है, करली ब्रैकेट ओपन नेम और पोलन के अंदर ऑडी, और यानी कि और वो स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग में, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज, ऐसा दिखता था। यानी कि एक ऑब्जेक्ट, आपको पता होगा ना जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो वाला। तो उसके अंदर से हमें एक्सेस कैसे किया, माई कार्ट डॉट नेम, तो नेम के अंदर जो भी वैल्यू थी वो हमें
वैल्यू मिल गई, जैसे कि ऑडी। आई होप कि ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास इनहेरिटेंस। ओके, टू क्रिएट अ क्लास इनहेरिटेंस यूज द एक्सटेंड कीवर्ड। A class key created with a class inheritance inherits all the methods from another class। तो सिंपल वे में बताती हूँ, इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है दूसरे क्लास के अंदर उसको एक्सेस करके वहाँ पे भी हम लोग उसका यूज़ करके कुछ और कर रहे हैं, समझे? मतलब समझो, अगर सिंपल में एक कुछ एग्जांपल दूँ, समझो कि मेरे पास एक फंक्शन है माई फंक्शन, सॉरी एक क्लास है श्रुति बोल के, क्लास श्रुति 1। ओके, उसके अंदर मेरे पास एक मेथड है या तो फिर एक स्ट्रिंग है कि हाय श्रुति हाउ आर यू। ओके, एंड देन मेरे पास एक और क्लास है जो मैं उसको इनहेरिटेंस करना चाहती हूँ कि उधर का क्वेश्चन भी मुझे आना और इधर आंसर भी आना। तो उसको इनहेरिटेंस कैसे करेंगे? एक्सटेंड कीवर्ड से। तो वहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि हाय श्रुति तो मेरे पास आ गया, मैं वहाँ पे हाय श्रुति कैसे भी प्रिंट होने वाला, तो उसका आंसर मैं इस इनहेरिटेंस की क्लास में, यानी कि क्लास में मैं उसका आंसर दूंगी कि आई एम फाइन हाउ आर यू। समझे? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं यार। तो ये देखो, हमारे पास एक क्लास है कार। ओके, उसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है हमने ब्रांड नेम से, एंड देन उसके अंदर हमने लिखा है दिस डॉट कार नेम। दिस डॉट कार नेम यानी कि क्लास के बाहर वो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। ओके, और अगर तुमको एक क्लास के अंदर का वैल्यू अगर दूसरे क्लास में एक्सेस करना है तो तुमको वेरिएबल जो है ना उसको क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ता है, तभी वो इस क्लास में यूज़ होगा, और उसको अगर एक्सेस करना है तो दिस कीवर्ड यूज़ करना है। ओके, ये याद रखिए हमेशा। एंड देन हमने क्या किया, दिस डॉट कार नेम इक्वल्स टू ब्रांड। जो भी ब्रांड का नेम देंगे हम कार नेम उसको अलाउ करेंगे कि वो हमारा पास ब्रांड का नेम कार का नेम रहेगा। एंड देन हम उसके बाद एक प्रेजेंट बोल के एक और मेथड क्रिएट करा। ओके, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, और हमने उसके अंदर क्या है, रिटर्न कर दिया आई हैव अ और दिस डॉट कार नेम जो है ना, जो अभी ब्रांड बोल के आया ना हमारे पास, वही हम वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यानी कि पहले हमको सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा रिटर्न में, आई हैव अ ऑडी कार। समझो, ऑडी मैंने दे दिया, ऑडी, आई हैव अ ऑडी, ऐसा डिस्प्ले होगा। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, नीचे देखो हम एक इनहेरिटेंस क्लास बन रहा है, तो उस क्लास का नेम है मॉडल। ओके, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि इनहेरिट कर रहे हैं हम क्लास कार से। ओके, तो इसलिए कीवर्ड यूज हुआ है एक्सटेंड, और एक्सटेंस कार, यानी कि यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हो, इनहेरिट हो गए वो दोनों क्लास, एक दूसरे को जुड़ गए, ऐसा समझो। एंड देन उसके अंदर हमने फिर से यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, जिसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स है, एक है ब्रांड और दूसरा है मोड, और वहाँ ऊपर सिर्फ एक ही पैरामीटर का था, वो था ब्रांड। ओके, और यहाँ पे दो हम भेज रहे, जो रहेगा एक ब्रांड और एक मोड। और हम क्या कर रहे हैं, कार जो है उसके अंदर का जो ब्रांड हमें मिल रहा है ना, वो ब्रांड हमें कार में से चाहिए, यानी कि कार क्लास में से। इसलिए हम क्या कीवर्ड यूज करें, सुपर कीवर्ड यूज करें, यानी कि वो क्या कर रहा है, कार क्लास के अंदर का पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर के अंदर का वैल्यू एक्सेस कर रहा है। ओके, अगर तुम यहाँ पे जैसे दिस डॉट मॉडल जो लिखे हो ना इक्वल्स टू मोड, वैसे अगर सुपर ब्रांड भी लिखते थे ना, वो यहाँ का ही वैल्यू ले लेता था, लेकिन हमें कार क्लास में का वैल्यू हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, इसी वजह से हम ऐसा ले रहे हैं कि सुपर कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। एंड देन हम नीचे क्या कर रहे हैं, दिस डॉट मॉडल के अंदर हम जो भी यहाँ पे मोड देंगे वो वाला मोड हमें यहाँ से मिल जाएगा। जैसे समझो, ऊपर हमने क्वेश्चन दिया हाय श्रुति हाउ आर यू, और नीचे के क्लास में मैंने आंसर दिया दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू आई एम फाइन हाउ आर यू। ओके, देन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं एक और फंक्शन, जैसे वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया था, यहाँ पे हम शो वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। रिटर्न हम वहाँ पे आई हैव, और वो ब्रांड का नेम आता था जैसे कि ऑडी, और यहाँ पर शो रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट प्रेजेंट को, तो दिस डॉट प्रेजेंट यानी कि वो वाला क्लास को तो कॉल ही कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर वाला जो क्लास था ना उसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ऑलरेडी मतलब वो कार का पूरा क्लास आ चुका है, उसके अंदर के भी क्लासेस आएंगे ना, तो दिस डॉट प्रेजेंट जो हमारे पास फंक्शन है ना, उसको हमने कंस्ट्रक्टर है ना, सॉरी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बोलना है, उसको हमने यहाँ पर पहले तो डिस्प्ले कर दिया। तो हमें पहले क्या प्रिंट होगा, आई हैव ऑडी, एंड देन यहाँ पे क्या किया है, इट इज़ अ, एंड देन यहाँ पे जो भी आप मोड में जो वैल्यू दोगे वो मोड, जैसे समझो मैंने ऊपर लिखा है आई हैव ऑडी
एंड यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा आई हैव ऑडी इज गुड, ऐसा कुछ तो मैंने एक रैंडम सा ये दे दिया तो वो डिस्प्ले होगा, ऐसे वो पूरा हमें डिस्प्ले होगा। तो देखो उसको हम नीचे कैसे कॉल कर रहे हैं इस क्लासेस को। तो देखो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लेट माई कार के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके, लेट माई स्टोर के इक्वल्स टू न्यू, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। और वहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, ना कि कार ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है इनहेरिटेंस के साथ, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मॉडल वाला क्लास जो है ना उसको कॉल कर रहे हैं। तो मॉडल और वहाँ पे पैरेंथेसिस में हम 2 पैरेंथेसिस सेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मॉडल के अंदर कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर 2 पैरेंथेसिस है, एक ब्रांड है एक मोड है, और हमने यहाँ पे वही चीज़ें एज अ स्ट्रिंग पास कर दी। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने वो माई कार डॉट शो को कॉल कर दिया, यानी कि हमें वो शो वाला फंक्शन है ना उसको कॉल करना है, क्योंकि हमें दोनों भी वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे अगर तुम सिर्फ प्रेजेंट करते तो प्रेजेंट सिर्फ आया है वो वाला मिलता था, हमें दोनों भी करना है, इसी वजह से हमने माई क्या हो शो फंक्शन कॉल कर दिया। तो अगर मैं इसका आउटपुट बताऊँ तो आपको क्या मिलेगा, आई हैव अ ऑडी, सॉरी यहाँ पे क्या है लिखा है, फॉर इट इज अ मस्टैच। तो यही था इनहेरिटेंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ रिटर्न एक बार चेक कर लेना कौन सा चीज़ में अटक चुके हो, फिर से थोड़ा सा बैक जाके देख लेना, ताकि पूरा क्लियर करते हुए आप बाकी के कंसेप्ट भी करते जाना। ओके, इसी वजह से देखो मैं इसका आउटपुट भी दिखा रही आपको, तो आउटपुट दिख गया आपको। और ये मेन चीज़ कभी नहीं भूलना है, यहाँ देखो क्या लिखा है, यूज़ द एक्सटेंड कीवर्ड टू इनहेरिट ऑल मेथड फ्रॉम अनदर मेथड। ओके, मतलब पहले के मेथड हम पहले का जो क्लास है उसको हमें दूसरे क्लास में सारे मेथड के साथ आना चाहिए पूरा क्लास, इस वजह से हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ किया। एंड देन देखो यूज़ द सुपर मेथड टू कॉल द पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यानी कि पहले कार में जो पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर है ना, और आपको पता है क्लास के अंदर हम एक ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, और बाकी के जो भी फंक्शन मेथड कॉल करेंगे उसके सामने हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे। ओके, तो इसलिए पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर हमेशा एक ही रहेगा, और उसको अगर एक्सेस करना है किसी और क्लास में तो सुपर कीवर्ड यूज़ करना है। तो ये क्लियर हो गई यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टैटिक क्लास मेथड। स्टैटिक क्लास मेथड आर डिफाइंड ऑन द क्लास इटसेल्फ, तो you cannot call a static method on an object, only on an object class। मतलब मैं सिंपल में बताती हूँ, स्टैटिक क्लास अगर आपको स्टैटिक क्लास यूज़ करना है तो वो एक ही बार रहेगा, यानी कि सबसे पहले अगर कॉल होने वाला कोई चीज़ है, अगर समझो आपके पास बहुत सारे क्लास है, उनमें से सबसे फर्स्ट वाला कोई क्लास आपको पहले चलना चाहिए, ऐसा अगर लगता है तो उसको आप लगा सकते हो, लाइक वो स्टैटिक क्लास रहेगा आपका। उस क्लास के सामने आपको बस स्टैटिक लिखना है, यानी कि वो क्लास स्टैटिक रहेगा और वो सबसे पहले रन होगा, एंड देन बाकी सब क्लासेस हो जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट मैं बोलती हूँ कि स्टैटिक क्लास मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, और वो क्लास मेथड एक ही बार कॉल होगा पूरे प्रोजेक्ट में, यानी कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा तुम्हारा, जिसके अंदर आपके पास एक एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, ओके, और जो रन होने वाला उसी एक ऑब्जेक्ट वाले इसमें वो स्टैटिक मेथड वर्क होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं यार, तब आपको ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है कार, जिसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रहे हैं नेम, और दिस डॉट नेम के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं। एंड देन हमारे पास उसी के अंदर एक स्टैटिक बोल के एक मेथड कॉल किया हमने, स्टैटिक हेलो बोल के एक मेथड कॉल किया है। एंड देन उसके अंदर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हेलो प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ इस क्लास का, कॉन्स्ट कार माई कार, एक वेरिएबल के अंदर हम उसका ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर रहे हैं, माई कार इक्वल्स टू न्यू, और उसी कार के अंदर उसका एक पैरामीटर सेंड करना है ना, तो उसके अंदर मैंने समझो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फॉर्ड लिखा है, तो मैंने समझो ऑडी बोल देती हूँ यार, वो ईजी है। तो यहाँ पे मैंने पास किया ऑडी, तो मुझे यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट तो आपको पता ही होगा, वो सिर्फ प्रिंट करने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम इन क्या कर रहे हैं, कार क्लास डॉट हेलो को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि कार क्लास के अंदर का जो हमारे पास मेथड है ना स्टैटिक, उसको कॉल कर रहे हैं। तो वैसे तो अगर हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कार के अंदर हम डाले, तो वो हमें आउटपुट तो हेलो देता ही रहता था ना। मुझे एक्चुअल में ये प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसको ना रन करके देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है, दिस विल रेज एन एरर, लगाई देखते हैं यार क्या एरर है, क्या क्या मतलब आउटपुट क्या आता है, मैं आपको बताती हूँ।
तो ये देखो यहाँ पे हेलो तो प्रिंट हो चुका है, यानी कि स्टैटिकली वो स्टैटिक का कारण मेथड कॉल हो चुके हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी है, देखते हैं। अ स्टैटिक मेथड इज क्रिएटेड विद द स्टैटिक कीवर्ड एंड यू कैन ओनली कॉल द मेथड ऑन द क्लास इटसेल्फ। यानी कि अगर तुम क्लास अगर क्रिएट कर ही चुके हो तो स्टैटिक मेथड ऑटोमेटिकली वो पहले आपको रन हो के दे ही देता था आउटपुट, समझे क्या। लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एक्चुअली देखो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया कार, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया नेम। ओके तो ये एरर देगा ही देगा, मतलब देखो हमने जो पास किया कंस्ट्रक्टर वो तो हमको मिला ही नहीं। मतलब समझे, ये वाला कोड ऐसा दिखा रहा है कि अगर तुम पास करोगे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, तुम अगर कुछ वैल्यू पास भी करा है, हमने करा भी है। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इक्वल टू न्यू कार, उसके अंदर वैल्यू भी पास करा है, लेकिन वो कॉल नहीं करा और उसने हमें सिर्फ कार डॉट हेलो के कारण हमने क्या किया, कार डॉट हेलो को प्रिंट करो एंड देन वो स्टैटिक जो हमारा सबसे पहले कॉल होता है तो वही वो हमें प्रिंट करवा के दिया, समझे। अगर यहाँ इस जगह पे आप अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करते तो वो भी हो जाता था, लेकिन इस एग्जाम्पल का यही था कि तुमको स्टैटिक मेथड को कॉल करके उसका आउटपुट क्या आने वाला है वो दिखाना था। ओके, आई होप कि ये समझा होगा। वैसे तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, मतलब कोड क्या कुछ भी लिखे हो क्या, लेकिन मैं भूल ही गई कि हमें यहाँ तो फोकस स्टैटिक पर करना है ना, तो उसने इसी हिसाब से उसने कोड हमें दिखाया। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। ओके, तो एक्चुअली ये क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में बोल सकते हो, क्योंकि आजकल हर कोई जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाना पसंद करता है। क्योंकि फॉर्म वैलिडेशन एक बहुत बेसिक है और ऊपर से आईएमपी भी है, क्योंकि इसी से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म के डेटा वगैरह मैनेज कर सकते हो, उस हिसाब से आपको उसका जो भी ये रहेगा वो मिल सकता है ना, वैल्यूज़ वगैरह। तो ये देखो क्या लिखा है, HTML form validation can be done by JavaScript. Okay, if a form field f name is empty, this function alert a message and return false to prevent the form from being submitted. यानी कि आपको मेंटेन कर HTML के जो भी फॉर्म्स रहेंगे उसके अंदर वो मेंटेन होगा जावास्क्रिप्ट से जैसे। ओके, एंड देन यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट किया है, ये देखो वैलिडेशन का है। तो जैसे हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर हमें कुछ तो ऐसा मतलब एक इनपुट फील्ड है, उसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं एफ नेम बोल के। ओके, अगर उसको एफ नेम के अंदर वैल्यू मिलती है तो वो कुछ ये देगा, कुछ मैसेज नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। अगर तुम कुछ वैल्यू पास करोगे ही नहीं, यानी कि एम्प्टी छोड़ दोगे, तो वो अलर्ट देगा कि नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। ओके, ये अलर्ट देगा, अलर्ट मैसेज तो आपको पता होगा। और रिटर्न ये फॉल्स करेगा। अगर तुम एल्स में कुछ अलग देते थे ये वर्क होता था, लेकिन ये वाला सिंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सिर्फ ये चेक करें कि फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट फील्ड के अंदर कुछ डाला है या नहीं डाला है तो अलर्ट देगा, अगर डाले तो कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्पल रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम भी बता देते, ये देखो फॉर्म टैग से ही हमारा फॉर्म चालू होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, फॉर्म नेम इक्वल्स टू माई फॉर्म बोल के हमने उस फॉर्म का नेम डाला है। एक्शन तभी होगा जब आप सबमिट पर क्लिक होगे और ट्रू रहेगा। ओके, ट्रू रहेगा तो यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। मुझे लगा वहाँ पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाला है उन्होंने। ऑन सबमिट अगर ट्रू हो जाए, पहले तो रिटर्न वैलिडेशन फॉर्म करेगा, और वैलिडेशन फॉर्म ऑलरेडी स्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट करा हुआ है, मेथड इसका पोस्ट रहेगा। और नेम के सामने एक इनपुट फील्ड है, इनपुट के अंदर वो उसका नेम है एफ नेम। ओके, और इनपुट फील्ड के अंदर एक सबमिट बटन, उसके बाद एक बटन क्रिएट करा है, वो भी इनपुट में लिया है उसका, और उसका टाइप है सबमिट। ओके, तो फंक्शन अभी देखते हैं, फंक्शन पे ध्यान देते हैं। देखो फंक्शन वैलिडेशन फॉर्म बोल के एक फंक्शन क्रिएट करा है, उसके अंदर लेट एक्स के अंदर हम उस फॉर्म का उस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू हम एक्स वेरिएबल के अंदर ऐड कर रहे हैं, मतलब स्टोर कर रहे हैं। हम यहाँ पे कंडीशन लगा के ये चेक कर रहे हैं कि x इक्वल टू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो एक अलर्ट आ जाएगा कि नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, और रिटर्न यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगर एल्स यहाँ पे इसलिए नहीं दिया ताकि ये देखो यहाँ पे एक्शन ये किया है ना, यानी कि देखो यहाँ पे मेथड इसका पोस्ट रहेगा। अगर ये ट्रू होता है
तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक्शन के थ्रू वो दूसरे पेज पर डाइवर्ट हो जाएगा। और ये डॉट पीएचपी का कोड है, ये देखो ना डॉट पीएचपी लिखा हुआ है। और एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी, इनके पास एक कोई पेज है जिस पर वो रीडायरेक्ट करेगा। और जब भी आपको अगर लगे कि यार मतलब ये पीएचपी का कोड कैसा है, तो मेथड इक्वल टू पोस्ट गेट ऐसा अगर लिखा होगा ना फॉर्म के अंदर, तो समझ जाना कि ये पीएचपी का कोड ऐसा लिखा हुआ है बोल के। ओके, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि यार इधर जावास्क्रिप्ट का क्या है, फिर ये क्या कर रहा है। इधर सिर्फ ये चेक कर रहा है, इफ एल्स कंडीशन चेक कर रहा है कि तुम फॉर्म वैलिडेशन है यार, मतलब समझो ना, इनपुट फील्ड के अंदर कुछ डाले हो क्या नहीं वो चेक कर रहा है। तो नहीं डाला है तो ये, डाला है तो ये, ऐसा। ओके, इसके अलावा इसका कुछ उतना ये नहीं है। और यहाँ पे पीएचपी इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे वो कहीं तो कहीं स्टोर करेगा ना, इसी वजह से ये है। और मुझे लगता है कि एक्शन पेज के अंदर उन्होंने हमें वहाँ पे आउटपुट भी देंगे, हमारा जो भी हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। देखते हैं, रन करके दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे रन कर दिया एंड देन सबमिट कर दिया, यानी कि कुछ वैल्यू नहीं डाला। तो देखो मुझे अलर्ट आया, देखा आपने, देखो नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, यानी कि मैंने कुछ डाला नहीं और डायरेक्ट सबमिट की भी क्लिक किया तो मुझे वहाँ पे फॉल्स आया और वहाँ पे मुझे एक अलर्ट आया। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, कुछ तो लिखती हूँ इसके अंदर, फिर सबमिट करती हूँ, फिर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा एक्शन पेज के ऊपर। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे कुछ तो लिखती हूँ, एच एंड सबमिट हो जा। आई थिंक मुझे लगता है नहीं, हो गया। मुझे लग रहा था कि नेटवर्क का कुछ इशू होगा, नहीं हो गया। देखो सबमिटेड फॉर्म डेटा यूर इनपुट वाज रिसीव्ड एज, देखो इसीलिए मैंने बोला ना, वहाँ पे हमने जो भी वैल्यू डाला होगा कहीं तो स्टोर होता होगा ना, तो पीएचपी में वहाँ कहीं तो उसने स्टोर कर दिया एच, और वही मुझे यहाँ पे लाके फेच करके दिखा दिया। तो देखा आपने, मतलब इसी वजह से वो और आपको तो पता ही होगा कि अगर आपके पास कोई डेटा ऐड करते हो तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके देन उसको फेच करना पड़ता है। अगर आपको मतलब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का क्या है, फिर यहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट चेक कर रहा है। ओके, ये वाला प्रोग्राम में सिर्फ जावास्क्रिप्ट चेक कर रहा है और इसी सब से आपको बता रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का मतलब अगर कोई भी ये करते हैं लाइक टेम्पररी, अभी के लिए आपने जो भी वैल्यू डाला है उसको डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। उसका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, क्योंकि आप ना ये ट्राई कर सकते हो, ये वाला ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसके लिए पीएचपी का कुछ डेटाबेस कनेक्शन करके रखना पड़ेगा। इससे बेटर है मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। ओके, तो ये है एग्जांपल। ओके, यहाँ पे देखो इनपुट फील्ड हमारे पास एक आईडी पास कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर है नंबर यानी कि नंबर। ओके, एंड बटन हमारे पास एक है, जो बटन टाइप उसका बटन ही है। ऑन क्लिक के बाद हमने उधर एक फंक्शन लिखा है कि माई फंक्शन कॉल हो जाए, जैसे क्लिक करूँ माई फंक्शन कॉल हो जाए। और पी के अंदर हम एक आईडी डेमो ऐसा कॉल करके रखा है, यानी कि उसके अंदर हम वो वैल्यू दिखाने वाले जो भी हम ऐड करेंगे। ओके, तो ये देखो माई फंक्शन स्क्रिप्ट के अंदर, हाँ स्क्रिप्ट के अंदर कब पढ़ रही, माई फंक्शन बोल के फंक्शन क्रिएट किया है। देन लेट एक्स के अंदर हम वही वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो भी इनपुट फील्ड के अंदर ऐड करोगे वो एक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, तो लेट टेक्स्ट का एक और वेरिएबल हमने ऐसे ही क्रिएट करके रखा है, जिसके अंदर हम ये वाला वैल्यू जो भी हम चाहते हैं वो वाला वैल्यू हमें यहाँ पे दिख जाए। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, देखो इफ एल्स कंडीशन लगाया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इज नन, यानी कि अगर ये नन हो जाए एक्स वैल्यू, और अगर ये एक्स वैल्यू इज लेस देन 1 होगा, और अगर ए एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगा, तो टेक्स्ट आना चाहिए इनपुट नॉट वैलिड। ओके, ये टेक्स्ट आएगा हमारे पास। और एल्स में हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट ओके। ओके, समझे। अगर आप चाहते हो ना यही वैल्यू मुझे रिटर्न वही डिस्प्ले हो, तो आप बस एक्स लिख देना, उसकी वैल्यू वहाँ जो आपने इनपुट फील्ड में वैल्यू लिखा है वही वैल्यू आपको वहाँ पे दिख जाती थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एज अ टेक्स्ट ये मतलब स्ट्रिंग ये पास करे कि इनपुट ओके या तो फिर इनपुट नॉट वैलिड। ओके, तो अभी मैं ये रन करके दिखाती हूँ आपको, और ये टेम्पररी के लिए है। ओके, जैसे रिफ्रेश करोगे वो जो भी वैल्यू रहेगा, आपने अगर ट्राई किया, समझो आपको बस ये ट्राई करना है, इनपुट ओके को निकालना है और सिर्फ एक्स ऐड करना है। और एक्स में एक्स यानी कि क्या, जो इनपुट में आप लिखोगे यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे लाइक 5 वगैरह, वो 5 वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। वो सिर्फ टेम्पररी रहेगा, इसमें डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ऐसा करना है कि डिस्प्ले होता है कि नहीं ये देखने के लिए ऐसा करो बोल रही, या तो फिर आपको
कहीं तो स्टोर करके फेच करके ये सारी चीज़ें करनी है तो वो PHP में होती है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा होगा टेम्पररी के लिए, जैसे रिफ्रेश करोगे फिर से नया डेटा एंट्री ऐड करने का। छोड़ो, मैं यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ ये वाला। मैं यहाँ पे देखो कुछ भी बिना डाले सबमिट कर रही हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे इनपुट नॉट वैलिड। ओके, वर्किंग है ये। वैसे तो अगर मैंने कुछ डाला होता तो इनपुट ओके वो आ जाता था। ओके फाइन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जांपल। तो एक और है इनपुट फील्ड के अंदर जो रहेगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, रिक्वायर्ड बोल के, यानी कि इनपुट फील्ड के अंदर एक रिक्वायर्ड बोल के एक ये रहता है, की रहता है। अगर आप उसको डालोगे ना तो वो इफ कंडीशन में नॉट नल या तो फिर इज नल वाला ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी रिक्वायर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, अगर मैं इसको रन करके दिखा दूँ आपको तो इसका आउटपुट कैसा आएगा मैं बताती हूँ। ओके, तो मैंने रन किया और डायरेक्ट सबमिट किया तो यहाँ पे देखो मुझे क्या आ रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। अगर मैं इसको निकाल दूँ और फिर कर दूँ सबमिट तो उसको कुछ लेन देन नहीं है फिर उससे, ऐसा है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो अगर इज नल या तो ऐसा चेक करने के बजाय रिक्वायर्ड एक कीवर्ड ऐड कर दो बस। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से मेरे बाकी के वीडियोस भी आते रहेंगे। तो इसी वजह से आप मेरा इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए ज़रूर, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिल जाए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन रखोगे ना, तो वीडियो जैसे आएगा अपलोड होगा आपको पता चलेगा कि किस रिलेटेड है। आप देख के जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो इस प्लेलिस्ट को, ताकि आपका पूरा ये जो भी जावास्क्रिप्ट का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरे सारे मतलब जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो सच्ची में पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको सच्ची में पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस।